प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज कक्षा 11 में ऑनलाइन क्लास के क्रम में पहले दिन आपको मैं मानव पाचन तंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। पाचन तंत्र हमारे शरीर में वह सिस्टम होता है, वह तंत्र होता है जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को जो अविलेय वाहक होता है, जो अविसरणशील होता है, उसको विलेय विसरणशील बनाता है। तो जो भोजन करते हैं उसको हमारा शरीर उसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। ये कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है, आंत की कोशिकाओं द्वारा। तो अवशोषित होने से पहले जब वो विलेय होगा और सरल होगा, यानी जैसे जटिल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी है, जटिल है, बड़े हैं, अविलेय है और अविसरणशील है, तो हमारा शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो पाचन तंत्र ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो अविलेय, अविसरणशील और जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको विलेय, विसरणशील और सरल भोज्य पदार्थ में बदला जाता है, जिससे कि हमारा शरीर उसका उपयोग कर सके, हमारी आंत उसको अवशोषित करे और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में उसको भेजने का कार्य करे। इसी क्रम में हम पाचन तंत्र मानव का देखेंगे तो आप देखोगे कि मानव के जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में सबसे पहले जो संरचना होती है उसको कहते हैं मुख गुहा, बगल कैविटी। ये बगल कैविटी या मुख गुहा जो होती है वो प्रथम पार्ट है पाचन तंत्र। इस मुख गुहा में आपको बताया जाएगा क्रमशः कि इस मुख गुहा के अंदर आपका मुख है, माउथ के अंदर, इसके अंदर दांत है बगल कैविटी में। दांत के अलावा जिह्वा है और जिह्वा के अलावा आपकी लार ग्रंथियां। तो ये जो मुख है, दांत है, जिह्वा है और लार ग्रंथियां हैं, ये आपके मुख गुहा के पार्ट है, बकल कैविटी के पार्ट है। मुख गुहा क्या है कि नीचे ये जबड़े और उपले जबड़े, जो दो जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे, दोनों जबड़े के बीच में जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, वही मुख गुहा है। अब इस मुख गुहा में आगे एक छिद्र होता है जिसको मुख कहते हैं, जो दो ओठों के द्वारा ढका होता है। उसके अंदर जाएंगे तो दांत होते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। 32 दांत होते हैं, एक जिह्वा होती है और लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। तो इनके बारे में मुख एक होता है, दांत 32 होते हैं, जिह्वा एक होती है और लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये तो हो गया मुख गुहा का पार्ट। मुख गुहा से जब आगे बढ़ते हैं तो एक कॉमन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट का मतलब कि जो नासा, ये नाक जो होती है, इस नाक से होते हुए, नसा द्वार से होते हुए, नसा गुहा से होते हुए यहाँ आता है और एक मुख से, जो मुंह है, इस मुख से होते हुए आता है। तो यह जो पार्ट, जो जहाँ पर आपका नसा छिद्र आकर के या नसा मार्ग आकर खुलता है और वहीं पर आकर के आपका मुख जो होता है खुलता है, मुख के आगे का भाग, यानी मुख गुहा का पीछे का भाग। आप कह सकते हैं कि पूरा मुख गुहा है, इसके पिछले भाग को हम कहते हैं ग्रसनी, फायरिंग्स। वह पार्ट है जहां पर जो नाक से हवा जाती है वो, और मुख से जो भोजन जाता है वो आकर मिलता है। फिर ये जो ग्रसनी है, फायरिंग्स है, इस फायरिंग्स से 2 नलियां निकलती हैं। एक नली ये आगे की तरफ आती है, इसको कहते हैं हम क्या, श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली, ट्रैकिया। और एक नली उसके पीछे है, इसको कहते हैं ग्रास नली या ओएसोफेगस। अब आप देखें कि अगर ग्रसनी से जो हवा है वो नीचे आता है इस तरह से, मुख से भोजन यहाँ आता है इसमें, तो एक यहाँ पर ढक्कन होता है। ये श्वास नली
के ऊपर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को कहते हैं ग्लाटिस, इपीग्लाटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लाटिस। ये इपीग्लाटिस और ये जो छिद्र है इसको क्या कहते हैं? ग्लाटिस। यानी वह छिद्र जो ग्रसनी को श्वास नली में खोलता है उसको कहते हैं हम ग्लाटिस, उस छिद्र को। और इस छिद्र के ऊपर जो ढक्कन होता है कार्टिलेज का बना होता है इसको कहते हैं इपीग्लाटिस। दूसरा छिद्र यहाँ होता है, इस छिद्र को कहते हैं हम गूलेट। तो गूलेट से क्या होता है कि भोजन आता है ग्रास नली में। देखिए बहुत रिमार्केबल बात यहाँ है कि ग्रसनी से हवा आता है श्वास नली में और ग्रसनी से ग्रास नली में भोजन आता है गूलेट की छिद्र के द्वारा। अगर इस इपीग्लाटिस के ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता, इस ग्लाटिस के ऊपर इपीग्लाटिस, तो भोजन यहाँ से आकर के इसमें आ जाता और फिर दिक्कत होती, आपके फेफड़े में भोजन और पानी चला जाता और श्वसन पथ अवरुद्ध हो जाता। लेकिन इपीग्लाटिस की वजह से ऐसा होता है, अवरुद्ध नहीं होता है। और यही जब हम खाते समय बोलते हैं तो दिक्कत होती है, इपीग्लाटिस हट जाता है और श्वास नली में भोजन या पानी चला जाता। आगे आप देखेंगे तो ग्रसनी से एक नली होती है जिसको ग्रास नली ओसोफेगस कहते हैं, वो आके खुलता है अमाशय में स्टोमक। ये स्टोमक एक थैलीनुमा संरचना जिसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस। वो जो पार्ट होता है अमाशय एक थैलीनुमा होता है जिसमें आकर के ग्रास नली खुलती है। इस अमाशय में भोजन को पीसा जाता है, कुछ देर स्टोर रहता है, पचता है और पीसा जाता है। फिर यहाँ से अमाशय से आगे भोजन बढ़ता है तो बहुत लंबी नली, करीब करीब 7 मीटर लंबी नली एक होती है, पतली सी नली जो बहुत ही कुंडलित होती है। इसका नाम है छोटी आंत। ये छोटी आंत है, यहाँ से शुरू हो जाता है। इस छोटी आंत में आप देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखें, ये तीसरा पार्ट मुख गुहा हो गया, दूसरा ग्रास नली हो गया, ग्रसनी, और ग्रसनी के नीचे ग्रास नली, ग्रास नली के नीचे अमाशय और अमाशय के नीचे होती है छोटी आंत। छोटी आंत इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत का मतलब ये समझना कि छोटी नहीं है, वो बड़ी आंत से ज्यादा है लंबी, वो 7 मीटर करीब है। लेकिन छोटी आंत है पतली होती है, बड़ी आंत की अपेक्षा पतली होती है। इस छोटी आंत में 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, दूसरा इलियम और जेजनम। जेजनम ये 3 पार्ट होता है। ये जो यू आकृति का होता है इलियम होता है, उसके आगे ड्यूडेनम होता है, उसके आगे इलियम, उसके आगे जेजनम। ये बहुत लंबा कुंडलित भाग है पीछे वाला। ये तीनों पार्ट मिल करके छोटी आंत बनाता है। छोटी आंत में भोजन पचता है और भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद आप आएंगे तो बड़ी आंत आती है। छोटी आंत के बाद होती है बड़ी आंत। क्या देखें बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में आप देखें बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में 3 पार्ट हो गए। इसका एक होता है कोलन, एक होता है सिक्कम, एक होता है रेक्टम, और जब लास्ट में खुलता है इसको कहते हैं एनस। एनस। तो जो कोलन होता है वो बड़ा पार्ट होता है। देखिए कोलन है, इसमें 3 आर्म होती है, किस तरह से, एक नीचे एक नीचे। तो ये 3 आर्म मिला करके इसको कोलन कहते हैं, जिसमें भोजन में जो पानी वगैरह होता है उसका अवशोषण होता है। उसके बाद कोलन के आगे आते हैं, तो इस कोलन के एक अंतिम भाग को सीकम कहते हैं, और इस सीकम एक तरफ, इस सीकम के आगे एक पतली सी छोटी सी नली होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। इस अपेंडिक्स को अवशेषी अंग माना जाता है। इसका कोई कार्य नहीं है, कभी कभी इसी में भोजन फंस जाता है, सड़ जाता है, तो अपेंडिसाइटिस होता है और उसको काट कर निकालना पड़ता है। अब देखें आप, तो ये सीकम जो शाकाहारी जंतु है उनमें बहुत लंबा होता है सीकम। क्यों लंबा होता है? क्योंकि उनको पचाना होता है सेलुलोज,
और सेलुलोज जल्दी पचता नहीं, और इसीलिए सेलुलोज को पचाने के लिए ये जो जंतु शाकाहारी होते हैं उनमें जो ये सिकम छोटा सा दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा होता है और वो सेलुलोज को पचाने का कार्य करता है। लेकिन मांसाहारी जंतुओं में और मनुष्य में ये सिकम बहुत छोटा होता है, क्योंकि मांसाहारी जंतु उतना अधिक मात्रा में पौधों का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करते हैं। आगे देखेंगे तो ये कोलोन होता है, ये सिकम रेक्टम के ऊपर, मलाशय के ऊपर का भाग जो थोड़ा चौड़ा होता है ये कोलोन है। ये जो 3 पार्ट दो देख रहे हो ये कोलोन है, और इसके नीचे ये इसका अंतिम भाग सिकम। अब कोलोन के आगे देखो तो एक थैलीनुमा संरचना है जिसको कहते हैं मलाशय, रेक्टम। इस मलाशय में भोजन आकर के ये रेक्टम में जो पचा हुआ भोजन है और जो अनडाइजेस्टेड भोजन है, जो पचा हुआ भोजन से अवशोषण हो जाता है और जो मल के रूप में बचता है वो आकर के मल जो है इस मलाशय में रेक्टम में आकर एकत्रित हो जाता है। ये थैलीनुमा है संरचना। जब इसे भोजन मल एकत्रित हो जाता है तो ये संकुचित होता है और ये एनस जो छोटा सा गुदा द्वार है इसके द्वारा मल बाहर आ जाता है। तो आप इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें पाचक ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथियां 3 जोड़ी मुख में नीचे आएंगे। तो एक बड़ा सा यकृत है जो चॉकलेटी कलर का होता है, ये अमाशय के ऊपर वो यकृत होता है, लीवर होता है, आगे उसका फंक्शन बताया जाएगा। और उसी लीवर के ऊपर एक छोटी सी पित्ताशय की थैली होती है जिसमें पीत रस एकत्रित होता है। पीत रस बनता है लीवर में, लेकिन वह आकर के एकत्रित होता है पित्ताशय में और फिर पित्ताशय से पीत रस ड्यूडेनम में आकर के गिरता है। छोटी आंत का अगला भाग जो ड्यूडेनम होता है इसमें गिरता है। एक छोटी सी और देखेंगे पाचक ग्रंथि, तो यहाँ बहुत बड़ी पाचक ग्रंथि एक है अग्नाशय। वैसे लीवर जंतु के सबसे पाचक ग्रंथि बड़ी होती है, जंतु में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि लीवर होती है, यकृत होता है। लेकिन ये अग्नाशय भी एक बड़ी पाचक ग्रंथि है, लेकिन अग्नाशय की विशेषता ये है कि एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों इसमें गुण पाया जाता है। इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों गुण होता है, जबकि लीवर जो होता है वो केवल बहिःस्रावी होता है, जबकि अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी होता है। इसमें भी पाचक एंजाइम बनते हैं और इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि यह मिश्रित ग्रंथि है। इसके अलावा जो अमाशय है, इस अमाशय की दीवारों में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का निर्माण करती हैं। आंत की दीवारों में आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं, वो आंतरिक ग्रंथियां वो आंत रस का स्राव करती हैं। तो आप पूरे पाचन तंत्र में देखें तो पाचक ग्रंथियों के रूप में ये लाल ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि और आंत्र के अंदर आंतरिक ग्रंथि पाई जाती है, जो कि भोजन को पचाने में सहयोग करती है। तो इस प्रकार से आप मानव के जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र का अध्ययन करें और देखें कि मुख गुहा है, मुख गुहा में क्या क्या है, ग्रासनली क्या है, ग्रसनी क्या है, अमाशय क्या है, छोटी आंत में कौन कौन से भाग होते हैं, बड़ी आंत में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका कार्य क्या है। तो फिर जब इतना आप अध्ययन कर लेते हैं तो इसके आगे देखा जाएगा विभिन्न अंगों के जो अलग अलग कार्य होते हैं उसके बारे में।